हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साधन। साधन के लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड को क्यों क्लोज डाउन कर दिया। उसके तुरंत बाद ही ये न्यूज़ आई कि बीओआई एक्सा ने, जो कि इंडिया का एक प्रोमिनेंट फंड हाउस है, उसने भी अपने 3 डेट फंड्स की एनएबी को 50% तक राइट डाउन कर दिया है। आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आज बताने वाले हैं उन 5 फंड हाउसेस के नाम जहां के डेट पेपर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कल बीओआई एक्सा ने प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने अपने 3 डेट स्कीम्स को की एनएबी को मार्क डाउन कर दिया है। वो 3 फंड हैं: बीओआई एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड, बीओआई एक्सा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बीओआई एक्सा शॉर्ट टर्म इनकम फंड। अगर आप बीओआई एक्सा के क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्टेड हो तो आपकी होल्डिंग की वैल्यू सिर्फ एक ही दिन में यानी कल आधी हो गई है। इस स्कीम की एनएबी 23 अप्रैल को 7.4 रुपीज़ थी, जो 24 अप्रैल को 3.68 रुपीज़ रह गई है। उनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने अपने 7 सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को मार्क टू मार्केट किया है। मार्क टू मार्केट का मतलब है कि अगर किसी सिक्योरिटी की वैल्यू 100 है और उसे मार्केट में कोई 50 रुपये में खरीदने को तैयार है तो उसकी मार्क टू मार्केट वैल्यू सिर्फ 50 मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली फंड की एनएवी भी उतनी अमाउंट यानी 50 रुपये से कम हो जाएगी। बीओआई एक्सा के 5 की होल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। इनमें से कुछ नाम शायद आपने सुने होंगे, जैसे दीवान हाउसिंग, अवंथा होल्डिंग जो कि गौतम थापर की कंपनी है, सीसीडी होल्डिंग जो सीसीडी की होल्डिंग कंपनी है, वगैरह वगैरह। इस एनएवी मार्कडाउन के बाद क्रेडिट रिस्क स्कीम होल्डर्स का रिटर्न 1 साल के लिए ऑलमोस्ट नेगेटिव है और बाकी के सालों में भी यह नेगेटिव रिटर्न ही है। 1 साल का रिटर्न -40% तक है जो मैं बीओआई एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड की बात करूँ तो, और बाकी दो फंड के रिटर्न भी 1 साल में -10 to -14% के बीच में रहे। तो आज हम डिस्कस करते हैं डेट फंड क्या होता है। डेट फंड एक आम फंड की तरह होता है जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है, वो आम जनता से पैसे रेज करती है और उसे डिप्लॉय करती है जहाँ से उसे उसे अच्छा रिटर्न मिलता हो, ताकि वो उस रिटर्न को आम जनता से शेयर कर सके। तो डेट फंड जो होते हैं वो कॉरपोरेट डेट्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। कॉरपोरेट डेट से मतलब है कॉरपोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर इश्यूज। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जब एक कंपनी को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड इश्यू करती है और उसमें ये ऐसे डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड इश्यूएंस के समय डेट फंड का पैसा इनमें इन्वेस्ट हो जाता है, फिर टाइम टू टाइम उन्हें कूपन मिलता रहता है। कूपन यानी इंटरेस्ट। उन्होंने एक एक बड़ा सम उस कंपनी के बॉन्ड पेपर में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बदले उन्हें एक क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर एनुअली उन्हें कुछ कूपन मिलता रहता है और वो कूपन जैसे जैसे उन्हें मिलता है वैसे वैसे ही उस फंड की एनएवी बढ़ती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि और डेट फंड्स की हेल्प करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हें सेलेक्ट करने में कि किस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो बेसिकली एक कैटेगराइजेशन प्रोवाइड करते हैं जो डी से लेकर ट्रिपल ए की होती है। ट्रिपल ए यानी कि सबसे ज़्यादा सेफ पेपर, जहाँ की क्रेडिट क्वालिटी सबसे टॉप नॉच होती है, वो ट्रिपल ए रेटिंग होती है, और डी यानी डिफ़ॉल्ट रेटिंग। अब हम बात करते हैं बीओआई एक्सा की। बीओआई एक्सा ने कूपन्स चेज किए, जहाँ पे उन्हें हाई कूपन मिल रहा हो वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया और सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और ऐसे कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जो कि मॉडरेटली सेफ था, जो कि ट्रिपल बी और ए की कैटेगरी होती है। इसे जनरली लो रेटेड क्रेडिट कहा जाता है। तो बीओआई एक्सा के डेट फंड का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इसी कैटेगरी में था। तो हुआ क्या बीओआई एक्सा के डेट फंड में, उन्होंने कुछ टारगेट किया कि एक रिटर्न, फिक्स रिटर्न उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो लेट्स से उन्हें ए तक पहुंचना था, उस सीधे रास्ते से चलकर वो ए तक पहुंचते, बट उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश की और ज़्यादा रिटर्न देने के चक्कर में वो ए प्लस टारगेट कर बैठे और एक्चुअली मार्केट कंडीशन ऐसी हुई और उनकी सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से वो ए प्लस की जगह डी पे पहुंच गए। तो ये बीओआई एक्सा में जो हुआ ये ओवरनाइट नहीं हुआ था। अगर एक इन्वेस्टर जागरूक इन्वेस्टर होता और
थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ता तो उन्हें 2018 में ही वार्निंग सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे, जब BOI एक्सा ने ILFS एक्सपोजर के कारण अपनी NAV को काफ़ी कम किया था, क्योंकि उन्होंने अपने ILFS के करोड़ों के एक्सपोजर को उसी तरीके से राइट डाउन किया था जैसा वो आज कर रहे हैं। फिर उन्होंने सिमिलरली सिंटेक्स में भी उनके इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन किया था, तो उनकी NAV 15% से स्लम्प हुई थी एक ही दिन में। ये भी जून 15 2019 की न्यूज़ है। फिर जून 28 2019 में भी अगेन उन्होंने सिंटेक्स के कारण ही अपनी NAV को 26% से कम कर किया था। तो वो समय समय पर अपनी NAV को कम कर रहे थे, जो एक क्लियर इंडिकेशन था कि उनकी क्रेडिट क्वालिटी डे बाय डे डिटोरिएट हो रही है। और फाइनली जो लास्ट नेल इन द कफिन था वो कल हुआ, जब उन्होंने अपने 3 डेट स्कीम्स की NAV की ऑलमोस्ट 50% मार्क डाउन कर दिया है। तो चलिए आज इस एपिसोड से हमें क्या सीख मिलता है, सीख की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि किसी डेट स्कीम को एनालाइज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि किसी डेट फंड को आप morningstar.in पे जाएं, उस स्कीम का नाम सर्च करें और उसके बारे में खुद से रिसर्च करें। तो आप पाएंगे कि इस केस में जो एक्सा की जो क्रेडिट रिस्क फंड थी, उसमें उन्होंने हाई कूपन रेट को टारगेट किया हुआ था। जैसे कूपन रेट अगर आप देख पा रहे हो तो 18% 16% का इंटरेस्ट रेट कॉरपोरेट मार्केट में बताता है कि काफ़ी लो क्रेडिट पेपर में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो जब हाई कूपन मतलब लो क्वालिटी, और इसका मतलब होता है हाई क्रेडिट रिस्क, और हाई क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि हाई चांसेस है कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो यही हुआ इस स्कीम के साथ भी। उन्होंने रिस्क जो लिया था अपनी कैटेगरी से ज़्यादा लिया था, जो काफ़ी हाई में है, और रिटर्न उन्हें काफ़ी लो मिला। तो हमें ऐसी कैटेगरी में, ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि रिस्क एवरेज या बिलो एवरेज हो और रिटर्न एवरेज या अबव एवरेज हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। तो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ कि ऐसे फंड में, डेट फंड में ना इन्वेस्ट करें जो कि रिटर्न चेज कर रहे हो, जो हाई यील्ड के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी उनके पास जाता है और वो बैड क्वालिटी पेपर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको अपने पैसे से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नई लर्निंग की तरफ कि BOI एक्सा के एपिसोड से हमें क्या सीख मिला। साथ ही हम डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करने के पहले ओवरऑल किस तरह के फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आगे आगे सीखेंगे। तो पहले चलते हैं, थोड़ा आगे चलने के पहले 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है और जानते हैं कि पिछले 10 सालों में डेट मार्केट में क्या हुआ था। तो 2012 में डेक्कन क्रॉनिकल नाम की एक कंपनी थी जिसकी क्रेडिट रेटिंग ए रेटिंग में थी, और वो तुरंत डिफ़ॉल्ट ग्रेड में आ गई थी। इसके कारण DHFL प्राइमेरिका को काफ़ी राइट डाउन करना पड़ा था। तो ये सिमिलर DHFL प्राइमेरिका के साथ 2012 में हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड जो पिछले 10 सालों में हुए हैं हमने यहाँ पे लिखे हैं। एमटेक ऑटो का एपिसोड हुआ था जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर जिंदल स्टील एंड पावर के केस में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ICICI प्रूडेंशियल MF को राइट डाउन करना पड़ा था। 2017 में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ की रेटिंग खराब हुई, इसके कारण IDBI MF और टॉरस MF को घाटा हुआ था। वैसे ही BOI एक्सा MF को 2019 में सिंटेक्स BAPL के इन्वेस्टमेंट पे राइट डाउन लेना पड़ा, जो हमने डिस्कस किया। SL का इन्वेस्टमेंट जो था वो भी एक बहुत बड़ा इशू था म्यूचुअल फंड के लिए, जब उन्होंने कोटक म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ ने अपने G एक्सपोजर को राइट डाउन किया था। तो ये तो छोटे छोटे केसेस थे। अब हम बात करते हैं 2 बड़े केसेस की। एक ILFS जो 2018 में हुआ था, उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था। उनमें से बड़े नाम भी हैं LIC, DSP, टाटा, आदित्य बिरला सन लाइफ, प्रिंसिपल MF, HSBC म्यूचुअल फंड, इन लोगों को राइट ऑफ लेना पड़ा था। फिर 2019 आया और इसमें नए केसेस आए G के, DHFL के और अनिल अंबानी ग्रुप। तो इसमें अगेन रिलायंस, DHFL प्राइमेरिका, प्रिंसिपल MF, BOI एक्सा, JM माइक्रो म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के नाम आते। तो दोस्तों, हम एक चीज़ हम बार बार इसमें देख रहे हैं इन दोनों लिस्ट में, और पहले वाले स्लाइड पे जो लिस्ट थी उसमें कुछ नाम कॉमन है।
तो इसका मतलब है कि उनसे गलतियां 2 बार हुई, एक बार से ज़्यादा हुई। तो अगर हम माने अल्केमिस्ट के ऑथर मिस्टर पाउलो कोएलो की बात, जिन्होंने कहा है कि अगर एक गलती दोबारा रिपीट हो रही हो, एक बार से ज़्यादा हो रही हो, तो ये उनका डिसीजन माना जाता है, यानी कि उन्हें इस गलती को दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ऐसी गलतियां होंगी। लेकिन हमारा हार्ड अर्न मनी हम ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि बार बार इस तरह के राइट ऑफ ले रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साधन ने एक डिसीजन मेकिंग टूल बनाया है, जिससे कि हमने सारे डिफ़ॉल्ट के केसेस में जो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर था उसको नोट डाउन किया, और ऐसे केसेस जहाँ पे 2 बार से ज़्यादा एक बड़ा राइट डाउन उन्हें करना पड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो वैसे फंड हाउसेस को हमने लिस्ट डाउन किया। तो उसके बाद हमने एनालाइज करके 5 फंड हाउसेस निकाले जहाँ पे ये घटना बार बार होती है, जहाँ पे बिजली बार बार गिरती हो। तो वैसे नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, DHFL प्राइमेरिका, आदित्य बिरला सन लाइफ, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड एंड BOI एक्सा म्यूचुअल फंड। तो हम 2 म्यूचुअल फंड की बात तो कर ही चुके हैं, फ्रैंकलिन और BOI एक्सा के बारे में, और ये 3 नाम भी हैं जो आप साधन के की सुझाव पे इनमें से इन्वेस्ट करने से बचें। मैं ये सुझाव इस मॉडल के बेसिस पे दे रहा हूँ, और ये मॉडल सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए है। तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन फंड हाउसेस से बेटर फंड हाउस आप ढूंढें, और अगर आपको आपका एडवाइजर इन फंड हाउसेस में एडवाइस कर रहा है तो आप उससे फर्दर क्वेश्चन करें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनका रिस्क कैसा रहा है। मॉर्निंग स्टार पे जाएं, खुद से एनालाइज करें और अपने पैसे को सेफ फंड हाउस में इन्वेस्ट करें। तो इन फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करने से बचें। ये हमारी सीख नंबर 2 है। ये धन्यवाद, ये वीडियो आपने अंत तक देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी न्यूज़ और ऐसी एनालिसिस लाएं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करें और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएँ।